वॉल, ठीक है। The term blood pressure is the force exerted by the circulating blood laterally on the walls of systemic arteries. तो इसको दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड कॉलम ऑन द ब्लड वेसल वॉल, ऐसे भी कर लें, या जैसे लिखी हुई है ऐसे भी कर लें, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है। और मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज नॉट सो मीन। या आपने इस तरह नहीं करना कि सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक ओवर 2, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो डायस्टोलिक है उसका फेज लंबा होता है, दैट इज लॉन्गर देन सिस्टोलिक, ठीक है। तो इसको आपने, इसकी इक्वेशन है, ये आखिरी लाइन अगर देखें, इंस्टेड इट इज रफली इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, ठीक है। तो ये इसकी वो इक्वेशन भी मैंने आपको करवाई थी पिछले लेक्चर में, तो अब वो आपने इसको देख लेना, ठीक है। और इसके साथ आपका है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर मैंने बताया था सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ठीक है। और ये तकरीबन 40 होता है, 120 माइनस 80, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ठीक है। ठीक है अब्दुलरहमान, ठीक है सर, ठीक। क्या कह रहे हो? ठीक है सर। और जो पल्स प्रेशर है वो किन पे डिपेंड करता है? इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही पल्स प्रेशर भी ज्यादा होगा। और पल्स प्रेशर इज क्रॉनिकली इंक्रीज्ड बाय अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और अथीरोस्क्लेरोसिस में भी जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर आता है, आपको पता है ना, जब अथीरोस्क्लेरोसिस होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर में मेनली कौन बढ़ता है? सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर वो है जिसने दिल से बाहर निकलना है। ठीक। वो जब दिल से बाहर निकलेंगे आगे, अगर अथीरोस्क्लेरोसिस हुई हुई है तो ब्लड को रेजिस्टेंस मिलेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, अथीरोस्क्लेरोसिस के केस में आपका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। तो जितना सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही पल्स प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि पल्स प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। तो जितना सिस्टोलिक ज्यादा उतना ही पल्स प्रेशर भी ज्यादा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम नई, अगला पेज जो है वो शेयर करता हूं मैं। ब्लड प्रेशर, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है? तो डायर्नल है, सुबह कुछ और है और शाम कुछ और है। एज, सुबह में आपको पता है ना 12 बजे जो है ना, 12 बजे और सुबह 8 बजे, ये जो है ना ये टाइम होता है। और शाम को तकरीबन 4 बजे के राउंड अबाउट ना, ये टाइम होता है जब आपकी ना कोर्टिसोल जो हार्मोन है ना उसकी पीक्स आती हैं। तो कोर्टिसोल की जो हार्मोन की पीक्स आती है ना, उनकी वजह से फिर वो जो है ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ठीक और है। आपको पता कोर्टिसोल जो है वो स्टीराइड है, और वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। अच्छा, ओके हो गया, ठीक है ना। तो ये जी कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे कोई? सर मैं कह रहा था, ये कोर्टिसोल वही एंजियोटेंसिन से रिलेटेड है, इसका लिंक। नहीं, ये अपना अलग हार्मोन है, आ, इसका अलग काम है, ठीक है। ये कॉर्टिसोल जो है ना ये आता है आपके अड्रीनल, जो कॉर्टेक्स है ना उससे आता है। अड्रीनल ग्लैंड है ना, अड्रीनल ग्लैंड जो हाँ। किडनी के ऊपर पड़ा होता है, उसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, वहां से आता है ये, ठीक है। तो इसके अपने फंक्शंस हैं कॉर्टिसोल के, तो वो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे। तो ठीक। वो ये जो है ना कॉर्टिसोल जो है ये एक अलग हार्मोन है, और इसका काम वैसोकंस्ट्रिक्शन है। और इसलिए ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इसलिए इसकी पीक्स कब आती हैं? सुबह 8 बजे आती है और शाम 4 बजे आती है। तो इसलिए जो है ना ये आप देखते हैं सुबह में भी आप फ्रेश होते हैं और शाम में भी आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, ठीक है। और
दोपहर में भी ढीले ढीले और रात में भी फिर ढीले ढीले, ठीक है ना। तो जितने आप फ्रेश सुबह टाइम होते हैं या शाम टाइम होते हैं उतने फ्रेश आप बाकी टाइम नहीं होते। तो उसकी वजह यही है कि कॉर्टिसोल अपना काम करता है और उसमें उसका एक काम जो है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ाना है। अच्छा, एज एज वाला ये बात इंपॉर्टेंट है कि एज जब ज्यादा हो जाती है ना तो जो आपकी वेसल्स होती है ना नॉर्मली इलास्टिक होती हैं, लेकिन जब एज ज्यादा हो जाती है ना तो इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज डिस्टेंसिबिलिटी, डिस्टेंसिबिलिटी कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो कोलेजन है ना उसकी वेसल्स के अंदर डेपोजिशन ज्यादा हो जाती है। जो वेसल्स की वॉल है ना, वेसल्स की वॉल्स नहीं इलास्टिक होना है ना, तो वेसल्स की वॉल्स जो हैं उनके अंदर कोलेजन की डेपोजिशन हो जाती है ज्यादा, एक्सेसिव डेपोजिशन ऑफ कोलेजन इन द वेसल वॉल्स। तो उनकी वजह से जो वेसल वॉल्स है ना वो हार्डन हो जाती हैं, मतलब जो है ना सख्त हो जाती है। ठीक है, तो लाजमी सी बात है जो सख्त वेसल्स होंगी जब उनके अगेंस्ट जाके ब्लड टकराएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब इलास्टिक होंगी तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो जब इलास्टिक होंगी तो उनकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वो इलास्टिसिटी होने की वजह से ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा। जब उनके अगेंस्ट जाके ब्लड धक्का लगाएगा तो वो इलास्टिक होंगी, लचकदार होंगी, तो वो खुल जाएंगी। तो जो ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ हुआ था वो कम होके नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स हार्ड हुई तो वो इलास्टिक नहीं होगी और वो जो है वो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको कम करके नॉर्मल नहीं कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसी तरह वेट है, लाजमी बात है ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, वेट में आपको पता है फैट होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, स्लीप और एक्सरसाइज, पोस्चर, पोस्चर का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना, ग्रेविटी का इफेक्ट और वो सारा बैरोरिसेप्टर वगैरह वाला सारी कहानी। ठीक है, पोस्चरल हाइपोटेंशन और ये सारा इमोशनल स्टेट, जैसे आप हर वक्त इमोशनल रहते हैं, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हर वक्त बढ़ा रहता है। ठीक है ना, ऐसी जज्बाती, खाम खाई जज्बाती। ठीक है ना। तो सेक्स, सेक्स के केस में भी जो है वो यंग जो मेल्स हैं उनमें अमूमन जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, और फीमेल्स में जरा कम होता है। ठीक है ना। तो वैसे भी ये जो है अपना ये बता रहे हैं कि जब मेनोपॉज हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाते हैं तकरीबन 48 ईयर्स की एज पे, तो उस वक्त भी जो है ना वो फीमेल्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि उनमें हार्मोन जो कम हो जाता है। ठीक है, तो सारा सिलसिला तो हार्मोन की वजह से है ना ब्लड प्रेशर का, अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाइज देखें तो। इसलिए जो है ना फीमेल्स में मेनोपॉज पे जाके ना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन मेल्स में जो है ना ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है, क्योंकि मेल्स का जो आप कह लें कि मेनोपॉज वाला सिस्टम है ना वो लेट होता है, वो तकरीबन कोई 68 ईयर्स पे जाके है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, तो वो ये सिलसिला है। और इसीलिए जो औरतें हैं वो देर से मरती हैं, और जो मेल्स हैं वो दिल की बीमारियों की वजह से जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, तो ठीक हो गया। कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिपेंड्स। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। और कार्डिक आउटपुट कैसे होता है जी? कार्डिक आउटपुट किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर, बताओ भाई। पर बीट, पर पर बीट। बीट। ठीक है, तो एक बीट में कितना वॉल्यूम दिल ने बाहर निकाला? तो वो है जी 70 ml। और हार्ट रेट कितना होता है? हार्ट रेट सर। 72 नॉर्मली, तो 72 इंटू। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट आपका 5 लीटर्स है। और इसी तरह जो आपका है, अगला पेज में शेयर करता हूं। तो अगला हमारा फैक्टर था कार्डिक आउटपुट के बाद, क्योंकि आपने देख लिया कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 5 लीटर्स। और अगला है हमारा
टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। प्रेशर डिपेंड करता है, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये क्या है, इसके बारे में ये देख रहे हैं आप। It is the resistance, functional resistance to blood flow provided by all the vessels between the large arteries and right atrium, including small arteries, arterioles, capillaries, ठीक है ना, venules, veins, small veins। तो ये तमाम जितना भी हमारा ब्लड वेसल का कंपार्टमेंट है, उसमें जो सारी रेजिस्टेंस है, उस सारी को मिला के क्या कहते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअली इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि जो देखो ना, ब्लड ने इन सारे कंपार्टमेंट्स में फ्लो करना है, और इन तमाम कंपार्टमेंट्स की जो वॉल है उसके साथ ब्लड ने रगड़ भी खानी है, ब्लड की फ्रिक्शन भी होनी है। तो वो जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पूरे के पूरे जितनी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आप कह लो कि हार्ट से शुरू होकर, लेफ्ट एट्रियम से शुरू होकर और राइट एट्रियम तक, दिल के खून का दिल से निकलने से लेकर दिल के वापस आने तक जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, तमाम की तमाम में जो फ्रिक्शन है ब्लड के ऊपर, जो ब्लड को फेस करनी पड़ रही है, उस सारे को मिला के कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और जितनी ये फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होगी, उतना आपका जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और उतना ही आपका ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा। क्योंकि जितनी फ्रिक्शन ज्यादा, ब्लड फ्लो कम, लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा। ठीक है, क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, उतना पूलिंग ज्यादा होती जाएगी ब्लड की रेजिस्टेंस से पहले, और उस पूलिंग की वजह से फिर जो है वो, ये कौन कर रहा है, पता नहीं कौन है। ना करो भाई, ना करो, शरारतें मत करो। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन है वो आप पढ़ चुके हैं। 8, ये विस्कोसिटी का साइन है, शायद इसको लैम्डा कहते हैं, या क्या क्या, लैम्डा नहीं कहते वैसे, इसको कुछ और कहते हैं। ठीक है, 8 ये NL और ओवर पाई R4, R की पावर है 4। टर्म के बाद दोबारा करवा दे 2600। थ्योरेटिकल जो है ना वो पढ़ ले, ताकि आपको थोड़ी सी इसके बारे में समझ आ जाए। ठीक है ना, परफॉर्म क्या करना है वैसे? परफॉर्म मैं आगे बताता हूँ, अभी आ रहा है आगे, थोड़ा सा सब्र करोगे तो आ जाएगा ना आगे। ना करो यार, ना करो, खाली देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना, वो आपकी विस्कोसिटी और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितनी विस्कोसिटी ज्यादा, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन जो रेडियस है ना, R जो नीचे लिखा हुआ है, उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मुबशरा आलमगीर, पढ़ लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो बाबे ने कितना अच्छा आपको नसीहत की है। ठीक है, हरकतें मत करो। चलो ये हटाओ सब कुछ आगे से, फिर देख लो बाज नहीं आ रहे। ये दहशत गर्द जेन के जो मालिक है ना, ये बाबा चुप करो, ये बाज नहीं आ रहे लोग ना। ठीक है ना करो भाई, बंद, ये हटाओ आगे से यार सारा कुछ, ये टिकटॉक वगैरह, ये बेट बेट पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ओके, ये हटाओ आगे से, चलो। अच्छा, तो जो मेजर फैक्टर है ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में, वो आपका है रेडियस। रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस जो है ना, वो क्या करते हैं रेडियस के बारे में, रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ। जितना रेडियस ज्यादा होगा, जितनी ब्लड वेसल ज्यादा, आप कह लें उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, उसका डायामीटर ज्यादा होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा, उतना ब्लड आसानी से गुजर जाएगा। और जितनी ब्लड वेसल नैरो होगी,
उतना ब्लड मुश्किल से गुजरेगा, उतनी उसको रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो नैरो ब्लड वेसल, कम रेडियस, ज्यादा रेजिस्टेंस। ज्यादा डायामीटर वाली वाइड वेसल और ज्यादा रेडियस तो कम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना दो मेथड्स हैं मेनली, जिससे हम जो है ना वो आपका ब्लड प्रेशर जो है, ऑप्शन ऑफ कर दें। कौन सी ऑप्शन है भाई जो ऑफ करते हैं? ये आपके पास सिस्टोलिक भी है, डायस्टोलिक भी है, नॉर्मल भी है, जिसको आप सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक कर लेते हैं 120/80। तो ये सारा कुछ आपको पता है, आप पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है। और मैंने ये बताना है कि ये बात याद रखें कि ये जो 120/80 वैल्यू है ब्लड प्रेशर की, दैट इज एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है, इसकी जो रेंज है ना, रेंज भी आपको याद रखनी है कि सिस्टोलिक की जो रेंज है दैट इज 100 to 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो डायस्टोलिक है उसकी है 60 to 90। ठीक है, 60 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये आपने रेंजेस इसकी याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन प्रैक्टिकल पे कि हमने परफॉर्म क्या करना है, जो अब्दुर्रहमान पूछ रहा था। सर बहुत अच्छे हैं, फिर क्या करना है अब? किसी ने सेक्सी लिख दिया है, प्लीज ये रेस्ट देना है। ठीक है ना, क्योंकि एक्सरसाइज हो या वो थका हुआ आए या चला हुआ आए या कोई परेशान हो, तो उसमें उसका ब्लड प्रेशर कुछ और हो सकता है, तो आपने उसको रेस्ट पहले 5 मिनट देना। ठीक है। अच्छा, यूज आइदर आर्म अनलेस वन आर्म इज नोन टू रिकॉर्ड अ हायर प्रेशर। ठीक है, दोनों में से कोई भी जो आर्म है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों जो बाजू हैं उनका प्रेशर डिफरेंट भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो लेकिन अगर वो नॉर्मल हो, सेम हो, तो आप दोनों में से कोई भी बाजू इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो है ना वो लेफ्ट आर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, तो हम लेफ्ट आर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है द यूजुअल स्फेग्मोमैनोमीटर का। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर आपने देखा हुआ है, ये मैं आला भी आपको भी दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने अपर आर्म पे अप्लाई द कफ टू द अपर आर्म विद द सेंटर ऑफ द ब्लैडर ओवर द ब्रेकियल आर्टरी। तो ये आपके आर्म से जो है ब्रेकियल आर्टरी गुजर के जा रही है, तो उस आर्टरी को जो है ना आपने उस ब्रेकियल आर्टरी पे आपने वो कफ को बांध लेना है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेट द कफ 30 millimeter, another 30 millimeter of mercury and listen through the diaphragm of the stethoscope placed over the brachial artery। तो वो जो आपने जो आपका स्टेथ है उसका जो डायाफ्राम है, ठीक है, उसको आपने ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रख लेना है। वो कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो आपने कफ बांध लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है ना कफ को इन्फ्लेट किया। ठीक है, अंटल द पल्स इज पल्पेबल, पल्स को आपने पल्पेट किया। पल्स आपको पल्पेट हो रही है, कफ को आप इन्फ्लेट करते जा रहे हैं, हवा भरते जा रहे हैं उसमें। और आपने जो है ना जहां पे आपकी जो पल्स है ना वो आपको आना बंद हो गई, वहां से आपने 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ना वो आपने मजीद उसमें आपने प्रेशर भर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है ना आपको पल्स आना बंद हो जाएगी, पल्स आना बंद हो जाएगी। पहले पल्स आ रही थी, मैं सारा दोबारा रिवाइज कर दूंगा। तो आपने उसके बाद जो है ना वो पल्स को डिफ्लेट करना शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर उसमें से हवा निकालनी शुरू करनी है। तो आपको सबसे पहले जो है ना जो आवाज आएगी वो आएगी रेगुलर टैपिंग साउंड। ठीक है, ये जो साउंड्स हैं ना, जो आवाजें आती हैं आपको ड्यूरिंग द, जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, आपको स्टेथोस्कोप में से जो आवाजें आती हैं, इन आवाज
नाम होता है कोर्टोकॉफ साउंड्स। ये एक साइंटिस्ट था कोर्टोकॉफ, उसने इनका नाम है। तो ये 4 तरह की साउंड। तो पहले फेज में जो आपको साउंड आएगी ना, दैट इज लाउड टैपिंग साउंड, रेगुलर टैपिंग साउंड, दैट इज फेज 1। ठीक है। और उस इस ये जो साउंड होगा ना, जो सबसे पहला साउंड आएगा, दैट इज योर सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करते रहना है, हवा निकाली जानी है, और एक वक्त आएगा कि साउंड जो है ना वो डिसअपियर हो जाएगा। जब साउंड डिसअपियर होगा ना, जहां पे साउंड डिसअपियर होना खत्म होगा, उससे जो पहले साउंड होगा उस साउंड को कहेंगे मफल्ड साउंड, और दैट इज फेज 4। और कुछ पेशेंट्स में ये साउंड जो है वो खत्म हो जाता है, चौथा साउंड जो है, और कुछ पेशेंट्स में वो साउंड रहता है। तो ये वेरी करता है। ठीक है ना। जिनमें वो रहता है उसमें कहते हैं कि इस पेशेंट में हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन है। ठीक है। तो उनमें फिर वो जब साउंड रहता है तो फिर हम जो हमारा डायस्टोलिक साउंड है, डायस्टोलिक प्रेशर है, क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर वहां आना है जहां पे साउंड ने खत्म होना है। तो अगर वो साउंड कंटिन्यू ही रहे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि डायस्टोलिक कौन सा है। ठीक है। तो उसमें फिर जो है ना हमें प्रॉब्लम आती है डायस्टोलिक को मेजर करने में। ठीक है अब्दुल-रहमान। तो अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली दोबारा आपको बता देता हूं ताकि आप जो है वो फिर हम इसको एंड करते हैं। ले लूं फिर अभी, क्या अटेंडेंस ले लूं फिर मैं अभी? अटेंडेंस ले लो। ठीक है। एक डायग्राम मैंने आखिरी और शेयर करनी है, फिर आपको पल्स आपको आ रही है। ठीक है। आप इन्फ्लेट करते चले जा रहे हैं, एक वक्त आया कि पल्स आनी बंद हो गई। वो जहां बंद होगी वहां से आपने 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मजीद जो है ना, वो आपको मरकरी में प्रेशर नजर आ रहा होगा ना जब आप इन्फ्लेट करेंगे, तो वो आपने मजीद उसमें इन्फ्लेट कर देना है। ठीक है। प्रेशर तो पल्स आना बंद हो जाएगी। पल्स बंद हो जाएगी। अब आपने जो है ना हवा को आस्ता आस्ता निकालना है बाहर। जब आप हवा को आस्ता आस्ता बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हवा को जब आस्ता आस्ता बाहर निकालेंगे ना तो वो ना फिर आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आवाज किस चीज की आ रही है कि जब आपने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया ना, तो जो आपका ब्लड था ना उसका फ्लो रुक गया। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज किया तो ब्लड फ्लो दोबारा शुरू हो गया ब्रेकियल आर्टरी में। तो अब जब ब्लड फ्लो शुरू हुआ तो पहले स्ट्रीमलाइन था, लेकिन जब आपने बंद करने के बाद दोबारा चलाया खून ब्रेकियल आर्टरी में, तो अब जो है वो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है। तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो जो है ये आप पढ़ चुके हैं, स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, ठीक है, पैराबोलिक ब्लड फ्लो। तो वो जो है ना वो टर्बुलेंट जो ब्लड फ्लो है उसकी वजह से आपको आवाजें आ रही हैं। तो जब टर्बुलेंट से वापस स्ट्रीमलाइन होना है ना ब्लड फ्लो, तो आपको 4 तरह की आवाजें आनी है। तो उनको कहते हैं कोर्टोकॉफ साउंड्स। तो वो आपने जो है ना उनको आपने सुनना है। तो पहली साउंड पे आपको सिस्टोलिक मिलना है, और आखिरी साउंड पे आपको जहां साउंड डिसअपियर होने लगना है वहां पे आपको जो है वो डायस्टोलिक मिलना है। तो ये जो है ना वो आपने करना है। ठीक है। ठीक है अब्दुल-रहमान। ओके सर, घर पे ट्राई करेंगे सर हम ऐसे सर। हाँ। तो ये जो है ये आपका जो है वो सिस्टोलिक आपने ये देखे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है। ऑप्टिमल जो है वो 120 टू 80 है। ठीक है। 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80। ठीक है। लेकिन तो वो 130 टू 139 है और 85 टू 89 है। लेकिन ये हाइपरटेंशन में आप देखें 140 से हाइपरटेंशन स्टार्ट हो रही है, 140 से। ठीक है। 140 से नीचे नीचे नॉर्मल होता है। मैंने बताया था ना नॉर्मल की सिस्टोलिक की रेंज क्या है अब्दुल-रहमान, क्या रेंज है? 100 टू 140। ठीक है। तो ये आपको ग्रेड्स दिए हुए हैं हाइपरटेंशन के। तो ग्रेड 2 में 160 टू 179 है सिस्टोलिक, और ग्रेड 3 में मोर देन 180 है, और इसी तरह 100 टू 109 है डायस्टोलिक में, और 110 जो है वो आपका मोर देन 110
जो है वो अगर डायस्टोलिक हो जाए, क्योंकि नॉर्मल जो रेंज है वो 60 to 90 है डायस्टोलिक की। तो ये सारे सिलसिले हैं, ठीक है ना। बाकी आपने ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। मेनली ये ऑस्कल्टेटरी गैप को देख लेना है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बता दूंगा, ठीक है। पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहे हैं। अटेंडेंस